हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्य श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे सेक्शन 11 एंड 12 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। सेक्शन 11 टॉक्स अबाउट द वॉइड मैरिजेस एंड सेक्शन 12 टॉक अबाउट द वॉइडेबल मैरिजेस। तो हमें वॉइड मैरिज और वॉइडेबल मैरिज से जानने से पहले सबसे पहले जानना होगा कि वॉइड का मतलब क्या होता है या वॉइडेबल का क्या मतलब होता है। तो चलिए समझते हैं। तो जो वॉइड है ना, वॉइड का मतलब है हैज़ नो लीगल इफेक्ट। हैज़ नो लीगल इफेक्ट मतलब कि कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ मैंडेटरी रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। अगर हम उसको फॉलो नहीं करते हैं तो वो क्या होता है, और वो मेंशंस हैं हर एक्ट में, हर रूल्स में मेंशन है कि हमें क्या करना होगा। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आने से पहले हमें कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी होती है। अगर हम उस कंडीशंस को नहीं फुलफिल करते हैं तो वो वॉइड हो जाता है, मतलब उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता, उसका कोई भी रिजल्ट नहीं होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ए और बी है। ठीक है, ए और बी। ए जो है सेलर है और बी जो है वो बायर है। ठीक है, तो जो बायर है ना वो सामान ए से खरीद रहा है, ए बेच रहा है, पर ए क्या बेच रहा है? इल्लीगल ड्रग्स बेच रहा है। ठीक है, इल्लीगल ड्रग्स। ठीक, कितने रुपए में? मान लीजिए 5000 में। ठीक है, 5000 में। किसको? बी को। बी को वो बेच रहा है। ठीक है, इल्लीगल ड्रग्स। बट बी क्या करता है? उसको पे कर देता है पैसा, बट ए जो है उसको सामान नहीं देता है। तो जो बी है ना वो अपनी बात कोर्ट में नहीं ले जा सकता है। अगर वो ले भी जाता है तो उसका कोई रिजल्ट नहीं होगा। बी अपने पार्ट पे ही गलत है क्योंकि वो इल्लीगल ड्रग्स खरीद रहा है विच आर प्रोहिबिटेड बाय द लॉ। ठीक है, तो ए और बी का जो अग्रीमेंट है वो वॉइड है। वो वॉइड है। क्यों वॉइड है? क्योंकि शुरुआत से ही वो इल्लीगल है, उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, इसीलिए इसको हम वॉइड मान रहे हैं। समझ में आ रहा है? जैसे आपने एक गाना सुना होगा, तेरे वास्ते फलक में चांद लाऊंगा। तो ये जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आपके लिए कोई चांद ले आए, तो ये क्या है? वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। ये शुरुआत से ही लीगल, उसका नो लीगल इफेक्ट हैज बिन। ठीक है, तो वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग मतलब कि इसका एक लीगल टर्म है, वॉइड एब इनिशियो। ठीक है, मतलब वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग मतलब ये शुरुआत से ही जो है वॉइड है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं वॉइड एब इनिशियो। समझ में आया इसका मतलब? ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन 11 को देखते हैं। सेक्शन 11 जो है वॉइड मैरिजेस की बात कर रहा है। तो वॉइड मैरिजेस आपको समझ में आया कि वॉइड समझ का मतलब समझ में आया। अब हम इसको रिलेट करते हैं। ठीक है, अ मैरिज में बी मैरिज सोलिमनाइज्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। ये एक्ट कब कमेंसमेंट हुआ था? 18 मई 1955। ठीक है, अप्रूव्ड हो गया था। तो 1955 के बगैर कोई बाद अगर शादी हुई है तो शैल बी नल एंड वॉइड मे ऑन द पिटिशन प्रेजेंटेड बाय द ईदर पार्टी। मतलब ईदर पार्टी का यहाँ क्या है? हस्बैंड और वाइफ। ठीक है, हस्बैंड और वाइफ। देयर टू अगेंस्ट द अदर पार्टी सो डिक्लेयर बाय अ डिक्री ऑफ अ नलिटी। नलिटी का मतलब नल, जैसे मैंने बताया वॉइड हैज नो लीगल इफेक्ट। ठीक है, नल एंड वॉइड इफ इट इज कंट्रावीन्स any one of the condition specified in clause 1st, clause 4th, clause 5th of section 5। section 5 किसकी बात करता है? condition for a marriage। ठीक है, condition for a marriage। तो समझिए, अब इसको हम रिलेट करते हैं। कोई भी शादी आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट हुई है और वो क्या कर रही है? कंट्रवीन करती है सेक्शन 5 के क्लॉज 1st को, 4th को, 5th को। क्लॉज 1st क्या बात करता है? नीदर पार्टी हैव ए स्पाउस एट द टाइम ऑफ लिविंग। बेसिकली ये बात करता है मोनोगैमी की, मोनोगैमी। ठीक है, वो बात करता है कि शादी करते समय
अगर कोई भी स्पाउस के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई भी वाइफ या हस्बैंड है तो जो दूसरी शादी होगी उसको वॉइड माना जाएगा। क्यों वॉइड माना जाएगा? क्योंकि हिंदू लॉ में मोनोगैमी का कॉन्सेप्ट है, ना कि बाईगैमी का कॉन्सेप्ट है। तो वो सेक्शन 5 का जो क्लॉज फर्स्ट है वो बात करता है मोनोगैमी की। नीदर पार्टी हैव अ स्पाउस एट द टाइम ऑफ लिविंग, मतलब उस टाइम पे उसकी कोई एग्जिस्टिंग वाइफ ना हस्बैंड नहीं होनी चाहिए। मतलब कि मान लीजिए एक हस्बैंड और वाइफ है, ठीक है। हस्बैंड ने क्या किया, दूसरी शादी करने को सोचा, ठीक है, दूसरी शादी करने को, तो ये जो पहली शादी होगी ना इसकी वैलिड है, दूसरी शादी वॉइड है, क्योंकि ऑलरेडी इसकी एग्जिस्टिंग वाइफ है ना, लिविंग एग्जिस्टिंग वाइफ है, तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। अगर दूसरी शादी करता है तो वो वॉइड है। तो सेक्शन जो 5 का क्लॉज फर्स्ट है वो मोनोगैमी की बात करता है, क्योंकि हमारा जो हमारा हिंदू लॉ है वो आउटलेट कर चुका है पॉलीगैमी जैसी चीज़ों को, बाईगैमी जैसी चीज़ों को, तो वो नहीं कर सकता। चाहे वो हस्बैंड या वाइफ के भी साथ सेम है, वो दूसरी शादी नहीं कर सकती बिना डिवोर्स लिए, क्योंकि उसकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग उसका हस्बैंड है ये, ठीक है। तो ये दोनों के लिए, इसीलिए मैंने लिखा हस्बैंड एंड वाइफ। फिर जो आपका क्लॉज 4 है वो किसकी बात करता है? वो बात करता है प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप का क्या मतलब है? सर्टेन रिलेशनशिप और सर्टेन रिलेशनशिप ऑफ मैरिज आर रिस्ट्रिक्टेड बाय द लॉ। कुछ रिश्ते जो हैं, हम हर रिश्ते से शादी नहीं कर सकते। कुछ जो शादियां वो प्रोहिबिट की गई हैं बाय लॉ के द्वारा, जैसे कि मैंने बताया कि अगर इफ एनीवन इज ए लीनियंट असेंडेंट टू अदर, कोई भी इंसान किसी के लीनियंट असेंडेंट है, जैसे कि मैं हूँ, मेरे फादर, तो वो क्या हुआ, मेरे लीनियंट असेंडेंट ही तो हुए। मेरा भाई मेरा लीनियंट असेंडेंट हुआ, तो मैं उन लोग से शादी नहीं कर सकती, ठीक है, समझ में आए? तो वो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप की बात कर रहा है। तो अगर कोई करता है प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में शादी तो वो भी वॉइड मानी जाएगी। अब आते हैं 5th पॉइंट पे। 5th क्या बात करता है? सपिंडा रिलेशन, ठीक है, सपिंडा की बात करता है। तो सपिंडा में भी नहीं हम शादी करते। सपिंडा मैंने बताया कि मदर फ्रॉम मदर जो होता है वो 3rd जनरेशन चलता है और फादर की तरफ से 5th जनरेशन। अगर आप मेरी वीडियो नहीं देखे हैं सपिंडा वाली या प्रोहिबिटेड डिग्री वाली या सेक्शन 5 वाली जो हम बात करते हैं कंडीशन फॉर ए मैरिज, उसको आपको देखिए और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि सपिंडा क्या है, प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप क्या है, मोनोगैमी क्या है, सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, तब ये सेक्शन और अच्छे से समझ में आएगा। तो जो सेक्शन आपका 5th है ना, और सेक्शन 5 का जो क्लॉज 5th है वो बात करता है सपिंडा रिलेशनशिप में, कि सपिंडा में मैं बताया थी कि 3rd डिग्री 5th डिग्री फादर की तरफ से 5 जनरेशन कैसे हम काउंट करते हैं। अगर उसमें कोई शादी करता है तो भी वॉइड मैरिजेज होगा, और मदर की तरफ से 3rd जनरेशन में करता है तो भी वॉइड होगा। तो ठीक है, वॉइड का मतलब समझ में आया? फ्रॉम द बिगनिंग ही अगर कोई चीज़ गलत है, जैसे कोई इंसान मोनोगैमी कर रहा है, उस बाईगैमी कर रहा है, उसकी ऑलरेडी शादी, तो क्या हुआ, वो स्टार्टिंग ही वो गलत कर रहा है, ठीक है। वॉइड मैरिज ये है। तो चलिए अब समझते हैं वॉइडेबल मैरिज क्या होती है। तो वॉइडेबल मैरिज को भी जानने से पहले हम समझेंगे कि वॉइडेबल का मतलब क्या होता है। वॉइडेबल का मतलब होता है, पहले तो आप ये जानिए, एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं कि वॉइडेबल क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए है, ठीक है, और ए कहाँ गया? एक शोरूम में, ठीक है, वो कहाँ गया? शोरूम में। किस लिए वो गया? वो शूज़ परचेज करने गया, ठीक है, और उसने क्या किया, यहाँ से उसने परचेज किया, बट जो उसको शूज़ मिला वो डी कॉपी मिली, मतलब कि डुप्लीकेट मिली। तो डी कॉपी जो उसको मिली वो तो डी कॉपी, वो डुप्लीकेट है। तो ए के पास 2 ऑप्शन है। वो 2 ऑप्शन क्या है? या तो वो साइलेंट हो जाए, या तो वो जाके कोर्ट में स्यू करे कि उसे डी कॉपी मिली है और ओरिजिनल के प्राइस में, मतलब ओरिजिनल जितने की होती है उसी प्राइस में उसको ये डी कॉपी मिली है, डुप्लीकेट मिली है। तो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो चुप रह जाए या तो छोड़ देगे, ठीक है यार इतने के लिए कि मैं क्या कोर्ट में जाऊँ। तो जब तक वो नहीं करता है तब तक तो मतलब शोरूम वाले के लिए उसको ये लग रहा है कि मैंने सही बेच दिया,
तब तक वो वैलिड है, क्योंकि उसको तब उससे पहले कोर्ट नहीं डिक्लेयर करती है कि वो इनवैलिड है या वैलिड है। उसको हम ये वो जब तक इनवैलिड डिक्लेयर नहीं है तब तक तो वैलिड ही है। लेकिन अगर वो कोर्ट में सू करता है तब जाके कोर्ट डिक्लेयर करते हैं कि वो इनवैलिड है, तो इनवैलिड होता है। इसी को हम कहते हैं वॉइडेबल, कि इनिशियली वो वैलिड होता है लेकिन बाद में वो जाके इनवैलिड हो जाता है। जब वो इनवैलिड होता है तभी उसको हम वॉइडेबल कह रहे हैं। स्टार्टिंग में अगर वो साइलेंट हो जाता तो क्या ही फर्क पड़ता, शोरूम वाले को भी फर्क नहीं पड़ता और जिसने खरीदा वो भी नहीं पड़ता, उन दोनों के लिए तो वैलिड ही है। भले वो कोर्ट के नज़र में इनवैलिड है तब जब वो कोर्ट में जाता है और वो स्यू करता है, तो ठीक है। तो ये हुआ वॉइडेबल का मतलब। तो अब हम उसको रिलेट करते हैं सेक्शन 12 जो आपका बात करता है वॉइडेबल मैरिजेस से, उससे हम रिलेट करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी मैरिज सोलेमनाइज्ड हुई वेदर बिफोर और आफ्टर, ठीक है, यहाँ पे क्या है ना कि बिफोर और आफ्टर है, ऐसा नहीं है कि आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट, पहले अगर पहले भी शादी हुई है और बाद में भी शादी हुई है, उसको क्या किया जाता है, एनल्ड कर सकते हैं बाय द डिक्री ऑफ अ कोर्ट, ठीक है। किसी भी कोर्ट के ऑर्डर से उसको हम क्या कर सकते हैं, एनल कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये वर्डेबल है, ये इनवैलिड है, ठीक है। किस किस ग्राउंड पे, पहला जो ग्राउंड है आपका, दैट द मैरिज हैड बीन कंज्यूमेटेड ओविंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिस्पोंडेंट, ठीक है। रिस्पोंडेंट कोई भी हो सकता है, स्पाउस भी हो सकती है या हस्बैंड भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे रिस्पोंडेंट कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो जो रिस्पोंडेंट है, ठीक है, जो भी रिस्पोंडेंट है आपका, वो इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस का मतलब क्या है, इम्पोर्टेंस का जो मतलब है वो बेसिकली है कि द पर्सन हु इज नॉट फिट फॉर द प्रोक्रिएशन ऑफ अ चिल्ड्रन टू रिप्रोड्यूस अ ऑफ स्प्रिंग, अगर वो फिट नहीं है तो वो शादी को वॉइडेबल करा सकता है बाय फाइलिंग अ पिटिशन इन अ कोर्ट, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है, दैट और दैट द मैरिज इज कंट्रवेंशन ऑफ ए कंडीशन स्पेसिफाइड इन क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 5। जो आपका क्लॉज 2 है वो किसका बात करता है, वो बात करता है कि द पर्सन इज नॉट अ फिट फॉर गिविंग अ वैलिड कंसेंट ड्यू टू द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनसाउंडनेस माइंड। वो अनसाउंडनेस माइंड के वजह से वो फिट नहीं है फ्री कंसेंट देने के लिए कि वो शादी के लिए सहमत है या नहीं है। तो अगर वो फ्री कंसेंट देने के लिए नहीं सहमत है क्योंकि वो अनसाउंड माइंड है और उसकी शादी हो गई इसके एक्ट के आने के पहले या बाद, तो उस शादी को भी आप वॉइडेबल करा सकते हैं बाय फाइलिंग अ पिटिशन इन अ कोर्ट, ठीक है। जब तक वो शादी है वो चल रही है तब तक तो वैलिड है वो इनिशियली। जहां हम कोर्ट में जाएंगे और हम रीजन दिखाएंगे दैट कंट्रवीन्स सेक्शन 5 ऑफ क्लॉज 2, मतलब कि वो अनफिट है इम्पोर्टेंस के लिए, या तो वो अनसाउंड माइंड है और वो फ्री कंसेंट देने के लिए लायक नहीं है, तो भी इस शादी को हम वॉइडेबल करा सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, और वेयर द कंसेंट ऑफ द गार्जियन इज ऑफ द पिटिशनर इट वाज रिक्वायर्ड अंडर द सेक्शन 5। सेक्शन 5 में आपका जो फ्री कंसेंट है वो नेसेसरी है, ठीक है, फ्री कंसेंट होना जरूरी है। एज इट स्टूड इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द चाइल्ड रिस्ट्रेन अमेंडमेंट एक्ट, जो इसके पहले जो आपका जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन अमेंडमेंट आया था उसमें है कि गार्जियन का कंसेंट होना भी ज़रूरी है, ठीक। गार्जियन का कंसेंट, अगर कोई मान लीजिए माइनर है या कुछ भी, तो माइनर नहीं, अगर वो मतलब अगर माइनर है चाहे किसी भी रीज़न से कंसेंट, तो गार्जियन की कंसेंट ज़रूरी है, ठीक है। अगर गार्जियन जो है कंसेंट देता है और वो ऑब्टेंट की गई है फोर्स के द्वारा या फ्रॉड के द्वारा, तो उस शादी को भी आप वॉइडेबल घोषित करा सकते हैं, ठीक है। और जो ये है ये हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, और द रिस्पोंडेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज प्रेग्नेंट बाय सम अदर देन पिटिशनर। ये किस रिस्पोंडेंट जो है यहाँ पे वाइफ है, ठीक है, वाइफ। अगर यहाँ पे जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है एट द टाइम ऑफ मैरिज, तो वो शादी करने के बाद इस शादी को वॉइडेबल करा सकता है हस्बैंड,
ठीक है, समझ में आया कि रिस्पोंडेंट अगर प्रेग्नेंट है शादी के टाइम, एट द टाइम ऑफ मैरिज, तो भी इस शादी को वॉइडेबल करा सकते हैं आफ्टर मैरिज वॉज हैपेंड, तो उसके बाद हम इस शादी को हम वॉइडेबल करा सकते हैं। उसके बाद क्या आता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1, जो भी अभी हम पढ़े सबसेक्शन 1 में, जैसे कि बहुत सारे ग्राउंड जो दिए थे कि अगर प्रेग्नेंट है विमेन, या तो कंसेंट जो है वो फ्रॉड ली गई है गार्जियन से, ठीक है, या फ्री कंसेंट नहीं दिया गया, जो भी कंडीशन हमने पढ़ी, तो अब जो लिखा है वो प्रिवेल करेगा। नॉट विथ स्टैंडिंग का यहाँ क्या मतलब है, प्रिवेलिंग इफेक्ट, मतलब कि इससे पहले जो भी आप पढ़े हैं, अब वो अगर इस सब की कंडीशंस है तो ये वाला प्रिवेल करेगा, ना कि वो प्रिवेल करेगा, ये लागू होगा। किस पे, स्पेसिफाइड इन क्लॉज सी। तो क्लॉज सी में हमने क्या पढ़ा, क्लॉज सी में हमने देखा कि अगर जो कंसेंट ली गई है, जो कंसेंट वॉज ए सच गार्जियन वॉज ऑब्टेन्ड बाय फोर्स और फ्रॉड, ठीक है, अगर उस कंसेंट को हमने फ्रॉड हम जान रहे हैं, और shall be entertained if the petition presented more than 1 year after the court has ceased to operate or case may be fraud has been discovered। मतलब कि ये बेसिकली टाइम बता रहा है, टाइम लिमिट जो है ना आपका मोर देन 1 ईयर। आप ये जानते हुए भी, सच जानते हुए भी आप 1 साल के बाद पिटिशन फाइल कर रहे हैं कि जो शादी हुई है, जो शादी हुई है वो गार्जियन से फ्रॉडली मतलब कंसेंट लिया गया है, ठीक है, जिस बच्चे की या जिस औरत या आदमी की शादी ली गई है उससे कंसेंट जो लिया गया था वो फ्रॉड के तरीके में लिया गया था, फोर्सफुली लिया गया था। उसके बाद शादी हो गई, लेकिन आप सच जान चुके हैं और 1 साल बाद कोर्ट में पिटिशन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन पे जो है डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, वॉइड मैरिजेस को वॉइडेबल डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। यही तो लिखा है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द सबसेक्शन, मतलब कि ये वाला प्रिवेल किया जाएगा। ये नो पिटिशन फॉर एनेलिंग द मैरिज, कोई भी पिटिशन अगर दी जाती है इस कंडीशन पे तो मैरिज जो है एनल नहीं होगा, डिग्री ऑफ नलिटी नहीं पाई जाएगी, क्योंकि आप उस कंडीशन को कंट्रवीन कर रहे हैं। कैसे कंट्रवीन कर रहे हैं, क्योंकि जब पिटिशन इज प्रेजेंटेड मोर देन 1 ईयर, आप सच जानने के बाद भी 1 साल बाद पिटिशन फाइल कर रहे हैं, तो आपको आपकी जो डिग्री ऑफ नलिटी है आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, कोर्ट के द्वारा। उसके बाद हम देखते हैं, और द पिटिशन हैज वाइफ और फुल कंसेंटेड लिव्ड एट द अदर पार्टी और मैरिज, और वाइफ after the force ceased to operate or the case may be specified subsection fraud had been discovered on the ground specified in the clause D, subsection 1 shall be entertained unless the court satisfied that the petitioner was at the time of marriage ignorant the fact alleged। बेसिकली जो आपका D क्लॉज था सबसेक्शन 1 का ऑफ सब 12 सेक्शन, जो 12 सेक्शन वॉइडेबल है, उसका जो सबसेक्शन 1 का जो क्लॉज डी है वो बात करता है कि अगर कोई विमेन प्रेग्नेंट है एट द टाइम ऑफ मैरिज, तो आपको उस सबसेक्शन 1 में बता रहा था कि उसमें आपको डिग्री ऑफ नलिटी मिल सकती है वॉइडेबल मैरिज की। बट अब सबसेक्शन 2 में कह रहा है कि जो क्लॉज डी है, अगर जो बताता है कि अगर आपकी वाइफ जो है प्रेग्नेंट है एट द टाइम ऑफ मैरिज, और आपने क्या किया कि उसको इग्नोर कर दिया, फैक्ट अलेज्ड कर दिया, और आपकी जो शादी हुई और आपने उसके एट द टाइम ऑफ मैरिज द फैक्ट अलेज्ड एंड द पिटिशनर हैज बीन इंस्टीट्यूटेड अ केस ऑफ मैरिज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, और आपने क्या किया उस टाइम पे नहीं किया जब ये एक्ट आया, इससे पहले। On the year of commencement of the case may be solemnized after, and such commencement within the 1 year of the date of marriage, that the marital intercourse with the consent of the petitioner had not taken place since the discovery by the petition existence of the said ground। अगर मान लीजिए, इसका मतलब ये है कि आपने उस फैक्ट को अलेज्ड कर दिया और क्या किया आपने, आप उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स में हैं, आए, तो उसके बाद जो होगा आप वर्डेबल नहीं करा सकते बाय द डिग्री ऑफ द कोर्ट, या उस चीज़ को, शादी को वर्डेबल नहीं करा सकते।
क्योंकि आप उस टाइम पे फैक्ट अलेज्ड कर दिए और आपने क्या किया, विद इन 1 ईयर ऑफ द सच मैरिज कमेंसमेंट इन द केस ऑफ द मैरिज सोलेमनाइट एंड सच कमेंसमेंट विद इन द ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज, तो आप नहीं करा सकते। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।